We're going to start with indicators and acid-base titrations. You've already worked with indicators, you know what the endpoint is, you know what acid-alkali titrations are. Okay. You have used indicators such as litmus, such as phenolphthalein, methyl orange, methyl red. So you know how to test substance for its acidity or for its alkalinity. Okay. अब हम एसिड बेस टाइट्रेशंस को स्पेसिफिकली स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स या बेसिस के हिसाब से देखेंगे। आपके सामने इसने एक एग्जांपल भी कोट की हुई है फिनोफ्थलीन की, उसका पिंक होना और उसका कलरलेस होना। याद रखिएगा कि फिनोफ्थलीन पिंक होता है बेसिक मीडियम में और फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है एसिडिक मीडियम में। ठीक। सो इंट्रोड्यूसिंग इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स को अगर हम एसिड बेस इंडिकेटर के तौर पर इंट्रोड्यूस करें तो वो एक डाई होता है या मिक्सचर ऑफ डाइज होता है जो कलर चेंज करता है एक स्पेसिफिक पीएच रेंज में। सिंपल टर्म्स में बहुत सारे इंडिकेटर्स को हम वीक एसिड कंसिडर करते हैं जहां पर उसकी एसिडिक फॉर्म को HIN, where IN stands for indicator and H stands for the proton that can be denoted by an acid, और उसकी कॉन्जुगेट बेस फॉर्म को IN नेगेटिव शो करते हैं। मतलब वही HA is equal to HA gives us H positive plus A negative की बजाय अब हमने A और A negative की बजाय हमने IN और IN negative इस्तेमाल कर लिए। IN अनआयनाइज्ड फॉर्म है इंडिकेटर की जो एक स्पेसिफिक कलर देती थी, और IN नेगेटिव फिर एक और कलर होगा जो वो अपनी कॉन्जुगेट बेस फॉर्म में दे रही होगी। ठीक। सो इस तरह से हम इसे डिफाइन करते हैं। जब हम एसिड ऐड करते हैं इंडिकेटर सॉल्यूशन में तो उसकी पोजीशन लेफ्ट पे चली जाती है और मोर मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं कलर ए के। ठीक है। इसी तरह जब हम अल्कली ऐड करते हैं तो ये राइट पे चली जाएगी, मोर आयंस हो जाएंगे बी के। ये चीज उन्होंने ए और बी के हिसाब से बताई हुई है। बड़ी आसान सी बात है, इस पूरे के ऊपर ले शर्टलियर प्रिंसिपल अप्लाई करें। H पॉजिटिव एसिड है, लिहाजा जैसे ही एसिड अप्लाई करेंगे ये लेफ्ट पे जाना शुरू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ली शर्टलियर प्रिंसिपल, और हमारे पास ए कलर प्रोमिनेंट होता जाएगा। ठीक है। और अगर हम किसी तरह से H पॉजिटिव को निकाल लें या H पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर दें किसी बेसिक इफेक्ट से, अल्कलाइन इफेक्ट से, तो ऑफ कोर्स ये सिस्टम फॉरवर्ड जाना शुरू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ली शर्टलियर प्रिंसिपल और हमारे पास B का कलर प्रोमिनेंट करना शुरू कर देगा। यही वाली दोनों बातें हमारे पास नेक्स्ट पेज पर लिखी हुई हैं। तो कलर इंडिकेटर डिपेंड करता है। ली शर्टलियर प्रिंसिपल क्या था, मुझे थोड़ा सा भूल गया। ली शर्टलियर प्रिंसिपल ये है, यहाँ पर जो ली शर्टलियर प्रिंसिपल का पार्ट डिस्कस हो रहा है वो कॉन्सेंट्रेशन की बेस पे हो रहा है। अगर हम प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को खुद से बढ़ाएंगे तो सिस्टम ऑपोजिट बिहेव करेगा, उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करके लेफ्ट पर जाकर रिएक्टेंट बना देगा, या वाइस वर्सा। अगर हम रिएक्टेंट ऐड करेंगे तो सिस्टम ने फिर ऑपोजिट बिहेव करने की कोशिश करनी है, उस रिएक्टेंट को कंज्यूम करना है, फॉरवर्ड मूव करना है और प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर देना है। यानी ली शर्टलियर प्रिंसिपल ये था कि हम जैसा भी बिहेव करते हैं सिस्टम उसके ऑपोजिट बिहेव करने की कोशिश करता है। अभी तक हम इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ही बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है। तो ऑफ कोर्स H पॉजिटिव डाला तो पूरे का पूरा इक्विलिब्रियम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया, और H पॉजिटिव को निकाल लें या हम लेट्स सपोज न्यूट्रलाइज कर दें विद द हेल्प ऑफ अ बेस, तो ये पूरे का पूरा सिस्टम फॉरवर्ड मूव कर जाएगा। वही वाली बात उसने यहाँ पर लिखी हुई है। एसिड ऐड करने से लेफ्ट पे जाता है, अल्कली ऐड करने से राइट पर आ जाता है। ठीक है। कलर इंडिकेटर का डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशंस के ऊपर HIN के और IN नेगेटिव के। इंडिकेटर का कलर डिपेंड करता है टाइट्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस पर। ठीक। तो यानी कि हम इसी तरतीब से पहले भी बात करते रहे, लेकिन चूंकि IGCSE में आपका जो रिक्वायरमेंट लेवल है वो इतना ज्यादा नहीं होता, तो बच्चों को सिर्फ ये जो लास्ट लाइन इसने यहाँ पर लिखी हुई है, द कलर ऑफ इंडिकेटर ड्यूरिंग अ टाइट्रेशन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, सिर्फ इतना ही बताया जाता है। अब चूंकि आपका लेवल इंक्रीज हो गया है तो हम आपको ये समझा रहे हैं कलर इंडिकेटर का डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HIN और IN नेगेटिव पे, टाइट्रेशन से हट कर। यानी आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स के हिसाब से बात समझ में आनी चाहिए। सो इंडिकेटर यूजुअली कलर चेंज कर लेते हैं जब पीएच रेंज 1 to 2 पीएच यूनिट्स के दरमियान में होती है। ठीक है। इसी दरमियान में वो चेंज कर लिया करते हैं। इन द मिडिल ऑफ द रेंज, ठीक है, सॉरी एक सेकंड, इन द मिडिल ऑफ द रेंज देयर इज अ रिकॉग्नाइजेबल एंड पॉइंट जहां पर इंडिकेटर का कलर जो होता है दो एक्सट्रीम्स के दरमियान में होता है। फॉर एग्जांपल ब्रोमोथाइमोल ब्लू येलो होता है एसिडिक सॉल्यूशन में, ब्लू होता है अल्कलाइन सॉल्यूशन में,
और कलर चेंज जो होता है ये 6 और 7.6 की पीएच के दरमियान में आ जाता है। एंड पॉइंट ग्रेश ग्रीन कलर होता है जो कि हमारे पास एग्जैक्टली 7 पर आता है। ठीक, तो हमारे पास ये 1 to 2 पीएच यूनिट्स की रेंज के अंदर अंदर ये कलर चेंज होता है। जैसा कि ब्रोमोथाइमोल ब्लू के लिए ये 6 से लेकर 7.6 यानी 1.6 पीएच यूनिट्स बनते हैं। इन्हीं के अंदर वो हमारा कलर चेंज या एंड पॉइंट चेंज आ रहा होता है। ठीक है, और दो एक्सट्रीम्स के दरमियान में कलर आ जाता है। याद रखिएगा, फॉर एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज, हमने उसके साथ बड़ी वर्किंग की हुई है। अब आपको पता है कि मिथाइल ऑरेंज का एसिड में कलर रेड है, अल्कली में कलर येलो है, लेकिन जब वो न्यूट्रल सोल्यूशन में होता है उसका कलर ऑरेंज होता है, यानी दो एक्सट्रीम्स के दरमियान। यानी 7 पे पहुंचने उसका कलर ऑरेंज आना शुरू हो जाएगा हमारे अंदाजे के मुताबिक, जबकि अगर हम हायर एसिडिक साइड पे जाते हैं तो वो रेड था, और अगर हम हायर अल्कलाइन साइड पे जाते थे तो वो येलो था। ठीक, इसी तरह से इन्होंने इस ब्रोमोथाइमोल ब्लू को भी यूज की डिस्कस किया हुआ। सो हमारे पास कुछ कलर्स और इंडिकेटर्स की डिस्कशन हुई है। उससे पहले हम एक नेचुरल केस डिस्कस कर लेते हैं। फ्लारकुनिडन, एक तो ये बायोलॉजिकल नेम्स बहुत मुश्किल होता है, प्लीज आई फाइंड देम वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो कैटाइन है वो रेड है, इसका एनाइन ब्लू है, जबकि इसका पार्ट मॉलिक्यूल या एक्चुअल न्यूट्रल सिस्टम आप कह सकते हैं वो वायलेट है। आप देखेंगे उस न्यूट्रल सिस्टम से जैसे जैसे एसिडिक एंड पर मूव होते हैं वो रेड होता जाता है, और जैसे जैसे अल्कलाइन एंड पर मूव होते जाते हैं वो ब्लू होता जाता है। ठीक है जी रोमा। सर हमें ये स्ट्रक्चर्स इसके याद रखने पड़ेंगे या फिर ये इतने नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं, आपको ये स्ट्रक्चर्स याद रखने की अभी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इस चैप्टर के लिए नहीं है, लेकिन इतने इससे टफ स्ट्रक्चर आगे ऑर्गेनिक में आने वाले, फिक्र ना करें। जी फिर आपको ये मुश्किल नहीं वो लगेगा। ये अभी खुद आपने, ही समझ हाँ, में आ जाएंगे। ये खुद ही समझ में आ जाएगा। मैं अभी से इसलिए छेड़ भी नहीं रहा कि अभी ऑर्गेनिक का ये जो हमने बेंजीन रिंग वाला सिस्टम है ना, एरोमेटिक्स, ये इतनी डिटेल में डिस्कस भी नहीं किए। एक दफा वो जी कर सर। लेना, फिर ये डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, और वैसे जी भी इसे हाँ इस तरह से मेमोराइज करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है ना, क्योंकि अमूमन इतने बड़े और मुश्किल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो अगर आप अपने पेपर्स देखेंगे, A2 के पास पेपर 4 इन स्पेसिफिक, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी बने होते हैं। आपने सिर्फ उस पर कॉन्सेप्ट अप्लाई करके उसके आंसर्स करने होते हैं। इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर खुद से बनाने नहीं होते। बहुत कम पेपर्स होते हैं जिसमें को बड़ा स्ट्रक्चर बनाने को आता है। जी सर। Our concept over here is actually the conversion of violet to red color because of the presence of acid, and violet to blue because of the presence of base or OH negative ions. ठीक है, और वो उसका कलर चेंज करवा देते हैं। और इन फ्लावर्स में ये कॉमन बात है कि इनका कलर चेंज होता है। और अभी जो डायग्राम फ्लावर के ऊपर दी हुई है, इसका मतलब है ये एसिडिक पॉइंट पर है। ठीक है, और फ्लावर्स में इस तरह से बहुत सारे फ्लावर्स दुनिया में ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो अपने कलर्स एसिडिटी या अल्कलिनिटी ऑफ सॉइल की वजह से देते हैं। वही फ्लावर किसी और सॉइल में किसी और जगह पे कोई और कलर शो कर रहा होता है। ठीक, इस तरह से इन्होंने बहुत सारे यहाँ पर इंडिकेटर्स इस्तेमाल किए। इन इंडिकेटर को इस्तेमाल करना सिर्फ पेपर 4 से नहीं बल्कि पेपर 5 से भी रिलेटेड है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा जो एटीपी पेपर होगा उसमें इनमें से कोई भी इंडिकेटर यूज करके उससे क्वेश्चन किया जा सकता है। सो हाँ, ये जरूर इम्पोर्टेंट है कि इन इंडिकेटर से और इनके कलर्स लोअर और हायर पीएच पे आप इनसे फेमिलियर हो जाएं। अगर आपको पीएच रेंज या एंड पॉइंट नहीं भी याद होता तो एटलीस्ट आप इनके कलर से जरूर फेमिलियर हो जाएं। हाउएवर इसमें से मिथाइल ऑरेंज या फिर मिथाइल रेड या फिनोफ्थलीन हम पहले से इस्तेमाल कर चुके होते हैं। आपको बाकी 5-6 को याद करने की कोशिश करनी है। ठीक, मॉनिटरिंग पीएच चेंज, चैप्टर नंबर 1 पेज 15 पे हमने डिस्क्राइब की थी टाइट्रेशन। वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। एसिड अल्कली को कैसे न्यूट्रलाइज करता है हमें पता है। टाइट्रेशन फ्लास्क, ब्यूरेट का इस्तेमाल, पिपेट का इस्तेमाल, एक इंडिकेटर का इस्तेमाल, इस पर्पस के इंडिकेटर का इस्तेमाल, या इवन इसके लिए अगर हम डिजिटल पीएच मीटर भी यूज कर देते हैं उसका यूज, किस तरह से हमारे पास कंजम्पशन ऑफ एसिड होती है कि स्लोली आपके पास यहाँ पे कलर चेंज आए और वो इंडिकेटर चेंज आए, वो भी आपको पता है। ठीक है, इस प्रोसीजर में आप डाटा सेटअप करते हैं, पीएच इलेक्ट्रोड कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से और डाटा लॉगर से। ठीक है, स्विच करते हैं मैग्नेटिक स्टेरर को
डिलीवर करते हैं एसिड को कांस्टेंट स्लो रेट पे ब्यूरेट से फ्लास्क के अंदर, जिसके अंदर आपने ऑलरेडी अल्कली रखा हुआ है। स्टॉप करते हैं जब पीएच एक नियरली कांस्टेंट लो वैल्यू पे पहुंच जाती है। पीएच रेंज, पीएच रिएक्शन मिक्सचर की मॉनिटर की जा सकती है मैनुअली भी। आप रिकॉर्ड करते हैं पीएच आफ्टर फिक्स्ड वॉल्यूम्स ऑफ एसिड्स। जब हम फ्लास्क में कर चुके होते हैं, आपको पता होता है बच्चे ब्यूरेट में यूजुअली ये 0.1 ml के लिए ये वर्किंग कर रहे होते हैं, ठीक है, और ब्यूरेट में इतनी वर्किंग पॉसिबल भी होती है इजीली, ठीक। सो ग्राफ रिकॉर्ड किए जाते हैं कंप्यूटर पे, ड्रॉ किए जाते हैं बाय हैंड शो करने के लिए कि पीएच वेरी करती है विद द वॉल्यूम ऑफ एसिड। शेप्स इन ग्राफ की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, डिपेंड करती हैं कि एसिड या बेस जो है टाइट्रेशन में स्ट्रॉन्ग था या वीक था। और इसी चीज को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। बेसिकली हमारे पास 4 सिनेरियोज बन सकते हैं अगर आप इस मॉनिटरिंग पीएच चेंज को सोचें, ठीक है। एसिड स्ट्रॉन्ग हो और अल्कली भी स्ट्रॉन्ग हो, एसिड स्ट्रॉन्ग हो लेकिन अल्कली वीक हो, एसिड वीक हो लेकिन अल्कली स्ट्रॉन्ग हो, या दोनों वीक हो। तो बेसिकली हमारे पास इस पीएच चेंज को मॉनिटर करने के लिए 4 सिनेरियोज बनते हैं, और इन सिनेरियोज को इसी तरह वन बाय वन इसने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पर तो सिनेरियो बाय सिनेरियो डिस्कस किया है, लेकिन वहां पर एक सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा और सिनेरियो का डिसीजन आपको खुद से करना होगा। एक तो ये तरीका हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको एसिड अल्कलीज वगैरह डिफाइन कर दिया जाए और एसिड या अल्कली का नाम पढ़ते ही आपको फौरन ये चीज स्ट्राइक कर जाए कि ये स्ट्रॉन्ग है या ये वीक है, और आपको सिनेरियो का पता चल जाए। नंबर 1। नंबर 2, नहीं तो मैं पहले बता चुका हूँ, ये पीछे लाइन गुजर चुकी है ऑरेंज पोर्शन के बॉटम पे, पिक पोर्शन के बॉटम पे, कि इनके ग्राफ्स करेक्टरिस्टिक होते हैं। अगर आप एक तरह ग्राफ समझ लेते हैं, याद रख लेते हैं, और अगर आपको एसिड या अल्कली के बारे में नहीं भी पता, तो आप ग्राफ से जरूर जज कर सकते हैं कि एसिड या अल्कली स्ट्रॉन्ग होंगे या वीक, ठीक। तो हम सिनेरियो बाय सिनेरियो करते हैं, इसे डिटेल से समझते हैं। पहला सिनेरियो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। वो सिनेरियो जो सबसे कॉमन सिनेरियो होता है, सबसे इजी सिनेरियो होता है, और वो जिससे हम आईजीसीएसई स्टूडेंट को स्टार्ट करते हैं। आपकी लाइफ की सबसे पहली टाइट्रेशन भी एक स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की होती है, और यूजुअली वो यही होती है जो सामने एग्जांपल कंसीडर की हुई है, फॉर व्हिच द स्ट्रॉन्ग बेस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड टेकन 0.1 मोल per decimeter cube, and same is the concentration for the strong acid, which is hydrochloric acid. The indicator used over here is bromothymol blue. आप गौर से देखेंगे कलर ग्रुप बनाने का पर्पस ही ये है, आपको ब्रोमोथाइमोल ब्लू का जो हायर पीएच पॉइंट है ऊपर वाला, वो आपको ब्लू नजर आएगा। अब उसी हिसाब से कलर्स हमारे पास आ रहे हैं जैसा कि पिछले टेबल में डिस्कस हुए थे। ब्रोमोथाइमोल shows a blue color when it's in the higher pH or alkaline pH range, while it shows yellow in the acidic range. However, at neutral, it gives us somewhat a greenish color. Because blue और येलो को मिक्स करने से ग्रीन बनता है, हमें बेसिक कलर्स में भी हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है, तो इस चीज का हमें आइडिया होता है। अब आप देखेंगे वो 6 से 7.6 वाली बात ठीक आती है, और जिस रेंज पे हो रहा है ये 7 है। अब यहाँ पर जो रेंजेस बताई जाएंगी इन ग्राफ्स में वो सिमिलर होंगी, फेमिलियर कराएंगी आपको इस टेबल से जो यहाँ पर हमने दिया हुआ है पीएच रेंज और एग्जैक्ट एंड पॉइंट के लिए। याद रखिए ब्रोमोथाइमोल ब्लू येलो था, 6 से 7.6 के दरमियान में था, एग्जैक्ट एंड पॉइंट 7 पर था, और ब्लू आता था। आप नोटिस करेंगे कि इनके एंड पॉइंट्स तमाम इंडिकेटर्स के 7 या न्यूट्रल पे, एग्जैक्ट न्यूट्रल पे नहीं आते, बल्कि इनके एंड पॉइंट्स डिफरेंट रेंजेस में आते हैं। इन रेंजेस से आपको ये अंदाजा होता है कि हम जो एएस में सिंपल टाइट्रेशंस कर रहे थे, और सम टाइम हमारे पास टाइट्रेशन का कलर अपेयर होते होते एसिड या अल्कली की काफी ज्यादा अमाउंट यूज हो जाती थी आपकी एक्सपेक्टेशन से, वो इसीलिए होता था क्योंकि जो एंड पॉइंट है वो एग्जैक्टली न्यूट्रल या 7 पे आना जरूरी नहीं है, ठीक। ये बात है, ये इंडिकेटर की नेचर पे डिपेंड करता है, और इसी वजह से इस टेबल में हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के लिए जो रिजल्ट ग्राफ शो कर रहा है उसे डिस्कस भी कर लेते हैं। नंबर 1, इस ग्राफ के अंदर हमारे पास एक शार्प फॉल आता है बिटवीन 10.5 एंड 3.5, इस रेंज में एक शार्प फॉल आ रहा है हमारे पास। इस रेंज में टाइनी एडिशंस भी H पॉजिटिव आयंस के एक बहुत रैपिड चेंज ले आएंगे। लिहाजा जब हमने ये वाली वैल्यूज पढ़ ली तो हम बड़े इस बार मामले में बहुत कॉन्फिडेंट हो गए
कि हम कैसे कर सकते हैं टाइट्रेशन। आपको याद होगा ना, टाइट्रेशन में अक्सर स्टूडेंट्स ये ट्रिक लड़ाया करते थे कि टाइट्रेशन के स्टार्ट में थोड़ा सा तेज टैप खोल लिया और बाद में जब उन्हें अंदाजा हुआ कि अब करीब पहुंचने वाले हैं तो उन्हें स्लो कर दिया। एक्चुअली हमने इस चीज को मैथमेटिकली डिफाइन कर दिया। आप ब्रोमोथाइमोल ब्लू के साथ वर्किंग कर रहे हैं और आपके पास कंप्यूटर बेस्ड या डिजिटल डाटा लॉगर मौजूद है, तो आप 10.5 से 14 के दरमियान जितनी मर्जी स्पीड से चाहे बेस ऐड कर दें। ठीक है, गो की स्पीड से बेस ऐड करना एक एक्यूरेट स्टेप ऑफ वर्क नहीं है, लेकिन ये चीज समझाने के नजरिए से बता रहा हूं कि आपको ये अंदाजा होगा कि शार्प फॉल कहां पर होगा और स्लो फॉल कहां पर होगा। ठीक, और ये वाली चीज हमारे पास इस ग्राफ में ज्यादा अच्छी वर्क करती है निस्बतन किसी और सिनेरियो के। आगे चल के आप और ग्राफ्स देखेंगे, इस बात का आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा। इस बात का हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं आपको लैब में वो जो ओपन टैप सिस्टम होता है ब्यूरेट का, ठीक है, अन्य बार टैप चलाने का, वो करने को कह रहा हूँ। नहीं, मैं हरगिज उसे इस वक्त जो है ना अप्रिशिएट नहीं कर रहा। लैब में हमेशा वर्किंग बड़े अच्छे तरीके से होनी चाहिए, बड़े जो ना साइंटिफिक वे में होनी चाहिए, बेशक आपको ये वैल्यूज पता ही क्यों ना चल रहे। ठीक, एक मिड पॉइंट स्टीप स्लोप का पीएच 7 पे आता है। ऑफ कोर्स जहां पे मिड पॉइंट आया वहीं पे हमारे पास हमारा उसका एंड पॉइंट भी आ रहा है। मिड पॉइंट शार्प फॉल का कॉरेस्पॉन्ड कर रहा होता है पॉइंट एट व्हिच H पॉजिटिव आयंस एसिड के एग्जैक्टली रिएक्ट करते हैं OH नेगेटिव आयंस के साथ। ये एंड पॉइंट होता है टाइट्रेशन का, जिसकी शार्पनेस इटसेल्फ यहाँ पर डिफाइंड है। ठीक, ब्रोमोथाइमोल ब्लू इंडिकेटर ब्लू से येलो चेंज करता है ओवर अ रेंज ऑफ 7.6 to 6, जहां पे स्लोप स्टीपेस्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज आएगा। इसके दरम्यान में हमारे पास एक जगह पॉइंट ऐसा आ रहा है 7 पे जहां पर हमारे पास शेड आ रहा है, ना वो ब्लू होगा ना वो कम्प्लीटली येलो होगा, बल्कि हमें एक ग्रीनिश सा शेड देगा। ठीक है, चूंकि इसकी पीएच शार्प चेंज शो करती है 3.5 से 10.5 के दरमियान, तो हम दूसरे इंडिकेटर्स जिनका कलर चेंज कलर होता है इस रीजन के अंदर, उसे भी ये यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फिनोफ्थलीन को यूज करते हैं इसके केस में, तो उसका पीएच रेंज जो होता, ठीक है, वो हमारे पास 8.2 से 10 के दरमियान में होता। उसके अलावा फिनोफ्थलीन एक कलरलेस रहना है और इस रेंज पर जाकर हम जानते हैं उसके अंदर वो चेंज आएगा और इससे ऊपर ये सारा टाइम पिंक रहेगी। ठीक, इस तरह से हमें ये भी पता चल जाता है कि हमने किस रेंज में अपना एंड पॉइंट लेना हो तो हमें कौन सा इंडिकेटर लेना है। मींस इट्स अ वेरी गुड वे टू डिफाइन व्हिच इंडिकेटर डू यू नीड टू यूज इन व्हिच स्पेसिफिक सिनेरियो। यहाँ तक करते हैं, आज हमारा टाइम पूरा हो गया। कल इंशाल्लाह बाकी सिनेरियोज भी करेंगे। यहाँ तक के सिनेरियो से कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। नो सर। हाँ, अगर सिनेरियो में कुछ नहीं भी समझ आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप बाकी सिनेरियोज पढ़ेंगे ना, तो कंपैरेटिव स्टडी तब आप करने के काबिल होंगे। अभी मैंने कंपैरेटिव स्टडी नहीं की क्योंकि मैंने सिर्फ एक सिनेरियो पढ़ाया। जब कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, अगर कोई एम्बिग्यूटी रहेगी इंशाल्लाह वो भी क्लियर हो जाएगी। ठीक, यहीं पर खत्म करते हैं। टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।